फोर्थ यूनिट का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। आपके में दो थ्योरीज हैं, साइकोडायनेमिक थ्योरी और फिनोमेनोलॉजिकल थ्योरी। तो सबसे पहले हम डील करेंगे साइकोडायनेमिक थ्योरी से। साइकोडायनेमिक थ्योरीज में बहुत सारी थ्योरीज आती हैं। इसमें सबसे पहली थ्योरी है वो सिगमंड फ्रॉयड की है, जिसको हम साइको एनालिटिक थ्योरी कहते हैं। ये सबसे पुरानी थ्योरी है। इसको आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है। हम यहाँ पे इसको बहुत शॉर्ट में बताते हैं। तो इनको सबसे पहले जो इन्होंने अपनी बताई थी स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी की पर्सनालिटी कैसे बनी है, इसके इन्होंने दो मॉडल प्रस्तुत किए थे। पहला है टोपोग्राफिकल मॉडल, दूसरा है डायनेमिक और स्ट्रक्चरल मॉडल। टोपोग्राफिकल मॉडल इन्होंने थ्री लेवल्स बताए हैं माइंड के, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स उत्पन्न होते हैं। और ये थ्री लेवल्स हैं कॉन्शियस, सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और ये सबसे बड़ा भाग होता है हमारे माइंड का। और ऐसी बहुत सारे ऐसे थॉट्स और मेमोरीज जो हमारे कॉन्शियस माइंड से रिप्रेस होकर के अनकॉन्शियस माइंड में रहते हैं। इसको इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। और ये अनकॉन्शियस माइंड की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमको हमारे ड्रीम्स में या बहुत चीज़ों में दिखाई देती हैं। ऐसे हमको डायरेक्ट रिकॉल नहीं होती हैं। दूसरा जो है सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ऐसा होता है जिसको हम एट द पॉइंट हम अवेयरनेस में नहीं ला पाते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी कोशिश करें तो वो हमको हमारे अवेयरनेस में आ जाती है, हमारे कॉन्शियस माइंड में आ जाती है। थर्ड पॉइंट जो है वो कॉन्शियस माइंड जो जिसको ऐसी चीज़ें जिसको हम तो एट प्रेजेंट हम उसको मेमोराइज कर सकते हैं, वो हमारे अवेयरनेस में रहती हैं। तो ये इनका टोपोग्राफिकल मॉडल है। नेक्स्ट जो मॉडल इन्होंने बताया है डायनेमिक और स्ट्रक्चरल मॉडल। इसमें इन्होंने वो मीन्स या वो साधन आते हैं जिनके द्वारा जो संघर्ष उत्पन्न होता है इंस्टिंक्ट के से जो संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है उसका समाधान होता है। तो इन्होंने उसके 3 लेवल्स बताए, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। ईड क्या है? ईड जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। ये बहुत सारी जो सेक्सुअल टेंडेंसीज होती हैं जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रहती हैं, उनका संबंध जो है रियलिटी से नहीं होता है। और ये ईड इम्पल्सेस जो है हमारी इच्छा पूर्ति को तुरंत ही वो संतुष्ट करना चाहती हैं। नेक्स्ट जो है वो ईगो जन्म के कुछ समय बाद डेवलप होता है। ये रियलिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है और ये ईड और सुपर ईगो के मध्य में एक पुल की भांति काम करता है। जब एक न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उसके ज़्यादातर एक्टिविटीज़ जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे या ईड से गवर्न होती हैं। नेक्स्ट जो है वो सुपर ईगो जो है आइडियलिस्टिक और मॉरल प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। और ईगो जो है वो ईड और सुपर ईगो के बीच एक पुल की भांति काम करता है। कभी वो ईड की बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है और कभी वो सुपर ईगो की बातों को इम्पोर्टेंस देता है और दोनों के बीच का एक रास्ता निकालता है। उसके बाद नेक्स्ट आया डायनेमिक्स ऑफ पर्सनालिटी में फ्रॉयड ने ये बताया है कि हमको फिजिकल और मेंटल वर्क के लिए एनर्जी या ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ये डायनेमिक ऑफ पर्सनालिटी में इन्होंने बताया है। तो सबसे पहले इन्होंने जो बात की इंस्टिंक्ट की, इन्होंने एक लाइफ इंस्टिंक्ट बताई है, तो उसको इरोज बोला है। इरोज या लाइफ इंस्टिंक्ट हमको कंस्ट्रक्टिव काम या अच्छे कामों के लिए एनर्जी हमको प्रदान करती है। दूसरा है डेथ इंस्टिंक्ट या थैनाटॉस जो है हमको डिस्ट्रक्टिव कामों के लिए हमको एनर्जी देती है। उसके बाद है सेक्स इंस्टिंक्ट, जिसको इन्होंने लिबिडो नाम दिया है, वो हमको सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी देती है। और अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड एक नॉर्मल पर्सनैलिटी में तीनों इंस्टिंक्ट में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रॉयड की ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसके आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे।
नेक्स्ट जो इन्होंने डायनेमिक ऑफ पर्सनैलिटी बताया है वो है एंग्जाइटी या चिंता। एंग्जाइटी ऐसी अफेक्टिव स्टेट होती है जो अनप्लेजेंट होती है, ये हमेशा फ्यूचर से रिलेटेड होती है। 3 प्रकार की होती हैं। पहला है रियलिस्टिक एंग्जाइटी, ये रियलिटी से संबंधित होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा रिटायरमेंट के बाद हमारा पैसे कहाँ से आएंगे या लड़की की शादी कैसे होगी, ये रियलिटी से रिलेटेड चिंताएं होती हैं। दूसरा होता है न्यूरोटिक एंग्जाइटी, ये ईड से उत्पन्न होती हैं और ये फ्री फ्लोटिंग एंग्जाइटी भी इनको कह सकते हैं, जिसका कोई बेस नहीं होता है। कभी कभी व्यक्ति जो है अकारण ही जो चिंता करता है उसको ये न्यूरोटिक एंग्जाइटी से गवर्न होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उसको लग सकता है कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, मेरा कोई मर्डर करने वाला है या कुछ, उसको ये उसका कोई बेस नहीं होता है, जो उसको न्यूरोटिक या फ्री फ्लोटिंग एंग्जाइटी करते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल में बढ़ जाती है तो उसको मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट है मॉरल एंग्जाइटी। मॉरल एंग्जाइटी सुपर ईगो से गवर्न होती है और ये इंडिविजुअल में गिल्ट फीलिंग उत्पन्न कर सकती है। जैसे अगर कोई गलत काम करने के बाद अगर उसको गिल्ट फीलिंग हो सकती है, उसको सुपर ईगो जब उसका हर्ट हो जाता है। तो थर्ड जो डायनेमिक ऑफ पर्सनैलिटी उन्होंने बनाया वो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ये ऐसे हम लोग मैकेनिज्म यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में जो हमारे ईगो को हर्ट होने से बचाते हैं, इसको ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। बहुत सारे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म इन्होंने बताए हैं, हम यहाँ पे इसको डिटेल में लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें ईगो डिफेंस में जैसे कभी कभी इंडिविजुअल को लगता है कि हम दूसरों के सामने हमारी ईगो हर्ट होगी, तो वो अपने को सेव करने के लिए वो कुछ डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करता है। जैसे फॉर एग्जांपल फेल होने पर एक बच्चा ये नहीं कहता है कि वो मैंने जो है मेहनत कम की थी इसलिए नंबर कम आए, वो ये कहता है कि टीचर ने ठीक से जांचा नहीं या कुछ कॉपी गड़बड़ जची होगी। तो ये भी एक तरह का ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है। फिर इन्होंने जो नेक्स्ट टॉपिक लिया वो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। इन्होंने कई सारी स्टेजेस बताई हैं, 5 स्टेजेस बताई हैं। सबसे पहली स्टेज है ओरल स्टेज, ये बर्थ से लेके 1 ईयर तक की होती है और इसमें जो उसको प्लेजर मिलता है वो अपने माउथ से मिलता है और उसको सेक्सुअल प्लेजर मिलता है अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड। इसमें भी 2 सब स्टेजेस होती हैं, ओरल सकिंग जिसमें बच्चे को कोई चीज़ सक करने में एंजॉयमेंट मिलता है, और दूसरा है ओरल बाइटिंग, उसमें उसको बच्चे को दांत काट करके उस किसी चीज़ में एंजॉयमेंट मिलता है। नेक्स्ट जो है एनल स्टेज, वो 2 to 3 ईयर्स तक रहती है। और तीसरा है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज में इन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट बात बताई थी, 4-5 साल तक का रहता है। इसमें लड़कों में ऑडिपस कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है और वो मतलब अपनी मदर की तरफ अनकॉन्शियसली अधिक अट्रैक्ट होता है, उनको लव एंड अफेक्शन शो करता है, और अपने पिता की तरफ उसको जेलसी या हेट्रेट डेवलप होती है। उसके बाद इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स गर्ल्स में होती है। गर्ल्स में अपने फादर की ओर पॉजिटिव एटीट्यूड होता है और अपने मदर की तरफ जो है नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। और अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड ये जो है यूनिवर्सल है, ये कॉम्प्लेक्स सभी बच्चों में होते हैं इस स्टेज पे, और जैसे ये स्टेज ख़त्म होती है वो अपने आप ये चले भी जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज जो है वो लेटेंसी स्टेज 6 to 7 ईयर्स से 12 ईयर्स तक के बच्चों में होती है और इसमें सेक्सुअल एनर्जी कम हो जाती है, वो सोशल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं और उनकी एनर्जी उसमें ही लगती है। उसके बाद नेक्स्ट आई जेनाइटल स्टेज, वो एडोलेसेंट एज ग्रुप की होती है, वो 12 to 13 ईयर्स से स्टार्ट होकर एडल्टहुड तक चलती है। इसमें बहुत सारे फिजिकल चेंजेस बच्चों में डेवलप होते हैं। तो ऑल ओवर अगर हम फ्रॉयड की थ्योरी को इवेल्युएट करें तो उसमें इनकी इसकी थ्योरी बहुत डीप है, बहुत सिंपल है और ये थेरेपी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। लेकिन इसकी नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें सेक्सुअल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है और बाद में काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट ने इसको रिजेक्ट भी किया था। नेक्स्ट थ्योरी जो आती है साइकोडायनेमिक थ्योरी में, उस युंग थ्योरी है। युंग की थ्योरी को एनालिटिक थ्योरी भी कहते हैं। युंग जो है वो फ्रॉयड के सहयोगी भी थे, लेकिन कुछ बातों पे उससे उन कंट्रोवर्सी थी, इसलिए उन्होंने अपना एक अलग थ्योरी डेवलप की। अगर इनकी थ्योरी को हम डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, डायनेमिक ऑफ पर्सनालिटी और डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी इन भागों में बांट सकते हैं।
उसके अगर हम डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी करते हैं तो इन्होंने युंग ने मन को जो है साइके नाम दिया है, PSYCHE साइके कहा है, जो एक होल या यूनिटी को डिनोट करती है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी में इन्होंने कुछ बातें इन्होंने फ्रॉइड के साथ शेयर की थी, उससे सहमत थे, जैसे कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियस और ईगो है, नेक्स्ट है अनकॉन्शियसनेस, थर्ड जो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया है ये है आर्कीटाइप्स का, फोर्थ है एटीट्यूड एंड फंक्शन, एंड फिफ्थ है साइकोलॉजिकल टाइप्स। तो सबसे पहले आते हैं कॉन्शियसनेस एंड ईगो। तो कॉन्शियसनेस एंड ईगो जो है हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ या अवेयरनेस से रिलेटेड होता है, जो हम डेली एक्टिविटीज़ अपने लाइफ में करते हैं। सेकेंड है अनकॉन्शियसनेस, ये भी फ्रॉइड के अकॉर्डिंग ही है, जैसे ऐसे मेमोरीज जो हमारे अनकॉन्शियस में ढकेल दी गई हों, जो कॉन्शियसनेस में इस समय नहीं है और वो अनकॉन्शियस में रिप्रेस कर दी गई हैं। और अनकॉन्शियस के भी इन्होंने दो पार्ट्स बताए हैं, पर्सनल अनकॉन्शियस और कलेक्टिव अनकॉन्शियस। ये सब इंपॉर्टेंट बहुत है, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो पर्सनल अनकॉन्शियस में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे किसी व्यक्ति के पर्सनल एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड होती हैं और वो अनकॉन्शियस माइंड में रहती हैं, जैसे जो उसके वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड होती हैं, जैसे हमारे उसके बचपन में क्या हुआ था, ऐसी कौन कौन सी घटनाएं थी, आदि आदि। उसके बाद जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है वो किसी भी समाज में एक पर्टिकुलर ग्रुप में कॉमन हो सकता है, वो उनको पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होते रहते हैं। जैसे कलेक्टिव अनकॉन्शियस फॉर एग्जांपल, जैसे हिंदू लोगों में कुछ धार्मिक विश्वास होते हैं, कुछ मिथ्स होती हैं, वो कलेक्टिवली हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन होती रहती हैं। इसको युंग ने बिग ड्रीम भी कहा है। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है आर्कीटाइप्स कुछ ऐसी इमेजेस होती हैं जो कलेक्टिव सिंबल्स होते हैं, वो हमको पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ओम का चिन्ह है या स्वास्तिक का चिन्ह है, ये हमको एक आर्कीटाइप के रूप में रहता है। इसके अलावा इन्होंने एक और जो बात की है आर्कीटाइप्स की, परसोना या वो मास्क है या डिफरेंट रोल्स जो हम लोग अपने लाइफ में प्ले करते हैं, जैसे कोई एक लेडी है वो एक मदर का रोल भी प्ले करती है, एक डॉटर का है, एक वाइफ का, तो उसको उन्होंने अलग अलग रोल्स को उन्होंने परसोना का नाम दिया है। उसके बाद एक और जो कॉन्सेप्ट बताया एनिमा एंड एनिमस। तो एनिमा एंड एनिमस है, एनिमा जो है वो पुरुषों में जो फेमिनिन एलिमेंट्स होते हैं उनको एनिमा नाम दिया है। फॉर एग्जांपल जो कुछ मेल लोग होते, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मेल वाले ही काम करते हों, फीमेल के भी काम कर सकते हैं, जैसे खाना बनाना है या कुछ जो फीमेल से रिलेटेड है, बच्चों को पालना पोसना एक्सेट्रा। और जो एनिमस जो है वो स्त्रियों में और फीमेल्स में होता है, जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स उनको एनिमस का नाम इन्होंने लिया है। और किसी भी व्यक्ति में ये दोनों गुण पाए जा सकते हैं और इससे व्यक्ति का टेम्परामेंट या स्वभाव का पता चलता है। नेक्स्ट जो इन्होंने टॉप बताया है कॉन्सेप्ट, उसको शैडो कहा है। शैडो हमारे पर्सनालिटी का नेगेटिव एस्पेक्ट होता है जो हमसे बुरे काम करवाता है, एग्रेशन है या किसी जो भी हम गलत काम या बुरे काम करते हैं वो हमारे शैडो पार्ट में आता है। नेक्स्ट जो इन्होंने बताया सेल्फ जो है पर्सनालिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको इन्होंने मेन पॉइंट या मध्य बिंदु कहा है। और हमारा सेल्फ जो है हमको एक यूनिटी का एक सेंस देता है। और इन्होंने नेक्स्ट जो बात की है वो एटीट्यूड एंड फंक्शंस की है। तो साइकी के इन्होंने दो इम्पॉर्टेंट एटीट्यूड्स बताए और उसके 4 फंक्शंस बताए हैं। और एटीट्यूड इन्होंने 2 तरह के बताए, एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन होता है कि जब व्यक्ति बहुत सोशल होता है, उसको लोगों से घुलना मिलना, फ्रेंडशिप करना, एंजॉय करना ज़्यादा अच्छा लगता है। और इंट्रोवर्जन ऐसा वो व्यक्ति होते हैं जिनको अकेले रहना अधिक अच्छा लगता है, उसको फ्रेंडशिप करना आदि लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं होता। और 4 फंक्शंस जो है वो अभी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये आपका युंग की थ्योरी हो गई। नेक्स्ट जो साइकोडायनामिक थ्योरी है वो एडलर की थ्योरी है। एडलर की थ्योरी को इंडिविजुअल साइकोलॉजी कहते हैं और ये भी फ्रॉइड के एक सहयोगी थे जो उन्होंने अपनी एक अलग थ्योरी बनाई है। इनकी जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने यूनिकनेस पे, किसी भी पर्सन की यूनिकनेस पे को बहुत फोकस किया है कि कोई भी व्यक्ति होता है वो यूनिक होता है।
और इनके जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है यूनिटी ऑफ पर्सनैलिटी, सब्जेक्टिविटी ऑफ परसेप्शन, स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस और परसेप्शन, और चौथा है सोशल इंटरेस्ट, पांचवा है स्टाइल ऑफ लाइफ, और सिक्स्थ है क्रिएटिव पावर। तो सब्जेक्टिविटी और परसेप्शन में इन्होंने जो कॉन्सेप्ट बताए हैं वो फिक्शनल फाइनलिज्म या कल्पित लक्ष्य, और दूसरा इन्फीरियॉरिटी फीलिंग और कंपेंसेशन। इन्फीरियॉरिटी फीलिंग का मतलब ये है कि जैसे किसी व्यक्ति में अगर कोई चीज़ कमी होती है या कोई उसमें हैंडीकैप्ड होता है या कुछ होता है, तो वो अपनी इन्फीरियॉरिटी फीलिंग को कम करने के लिए कुछ ऐसे काम करता है जिससे उसकी क्षतिपूर्ति हो सके। जैसे कुछ ऐसे अच्छे काम करना, जैसे कोई ब्लाइंड व्यक्ति होता है तो वो गाना बहुत अच्छा गा सकता है, या किसी ऐसी फील्ड में वो बहुत अच्छा कर सकता है, तो ये उसकी क्षतिपूर्ति होती है। इसके बाद इन्होंने जो एक और इम्पॉर्टेंट है बर्थ ऑर्डर की, जन्म क्रम की बात कर चुकी है, जिसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और इन्होंने अलग अलग फर्स्ट बॉर्न, सेकंड बॉर्न और लास्ट बॉर्न और सबका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। इसके अलावा जो साइकोडायनेमिक थ्योरीज और आते हैं वो है सलीवन की थ्योरी, कैरन हॉर्न ने की है, एरिक फ्रोम की थ्योरी है, और एरिक एरिक्सन की थ्योरी। ये सब भी फ्रॉइड से अलग होकर के इन्होंने अपनी थ्योरीज बनाई है। एरिक्सन ने जो थ्योरी थी वो उन्होंने डेवलपमेंट की जो है 8 स्टेजेस बताई है, जबकि फ्रॉइड ने केवल 5 स्टेजेस ही बताई हैं, और इन्होंने बर्थ से लेके पूरी ओल्ड एज तक की 8 स्टेजेस बताई हैं। अब नेक्स्ट हम आपको बताएंगे फिनोमेनोलॉजिकल थ्योरी। अब हम हमारे जो 4th यूनिट का है लास्ट टॉपिक, फिनोमेनोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये कार्ल रॉजर्स ने इसको प्रेजेंट किया था। इसको हिंदी में सांवृत्तिक सिद्धांत भी कहते हैं। अगर हम फिनोमेनोलॉजी की बात करें तो फिनोमेनोलॉजी क्या है? फिनोमेनोलॉजी इस एक साइंस ऑफ बीइंग जिसको हम बोल सकते हैं, और ये इट इज़ द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस और एक्सपीरियंस from the person point of view, or it is an approach that concentrate on the study of consciousness and the object of direct experience। और ये रियलिटी पे जो है फोकस करता है और व्यक्तिगत अनुभवों तथा चेतना पर फोकस करता है। ठीक है, तो फिनोमेनोलॉजिकल क्या है कि कोई एक व्यक्ति क्या एक्सपीरियंस करता है अपने लाइफ में, उसका क्या कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस हैं, उसको ही फोकस करता है फिनोमेनोलॉजिकल थ्योरी। और ये जो अप्रोच है ये ह्यूमन एक्सपीरियंसेस और सब्जेक्टिविटी को जो एक प्राइमरी फोकस मानते हैं, और कहते हैं कि ये जो व्यक्ति की अनुभूतियाँ हैं, उसकी फीलिंग्स हैं तथा उसके एटीट्यूड्स हैं, उसका सेल्फ, और उसको अगर हम मिला दें, उसको कंबाइन कर लेते तो उसको एक होलिस्टिक अप्रोच जो है वो फिनोमेनोलॉजिकल सेल्फ को माना गया है, जिसको पूर्णतावादी कहते हैं। इसको ह्यूमनिस्टिक मूवमेंट्स या मानवतावादी आंदोलन के तहत भी इसको सेल्फ थ्योरी या पर्सन सेंटर्ड थ्योरी भी कहा जाता है। और इसके अलावा जो इन्होंने थेरेपीज़ भी बनाई है उसको भी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपीज़ कहते हैं। अगर इसके मेन पॉइंट्स अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आता है इसका एंड्योरिंग एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के स्थायी पहलू। तो ये स्टडी करता है कि व्यक्ति में जो चेंजेस होते हैं और ग्रोथ कैसे होती है किसी इंडिविजुअल में, तो ये भी एक बड़ी मोटिवेशनल थ्योरी कहलाती है। तो इसमें 2 एस्पेक्ट लिए हैं, पहला है ऑर्गेनिज्म या प्राणी, दूसरा है सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो प्राणी क्या है? एक संपूर्ण ऑर्गेनिज्म या एंटायर ऑर्गेनिज्म को ही इन्होंने प्राणी बोला है, और प्राणी जो है सभी तरह के अनुभवों का एक केंद्र होता है, और उसमें जो चेतना, उसकी जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको अगर हम कंबाइन कर दें तो एक फिनोमिनल फील्ड बन जाती है, जिसको प्रासंगिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं हमारे जो कॉन्शियसनेस में और जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में भी पड़ी हैं, अगर उनको हम मिला दें तो एक फिनोमिनल फील्ड
बन जाएगी। इन्होंने एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट दिया है और इसको प्रासंगिक क्षेत्र कहते हैं। दूसरा जो है सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है इसी जो फिनोमेनल, जो भी उसके फिनोमेनल फील्ड है किसी व्यक्ति की, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट उसका एक स्पेसिफिक या डिफ्रेंशिएटेड पार्ट कहलाएगा। ठीक है, उसको सेल्फ कॉन्सेप्ट कहेंगे। जैसे एक व्यक्ति है वो पूरे एनवायरनमेंट से एक अलग एक एंटिटी है, ठीक है, तो उसको ही उन्होंने सेल्फ कॉन्सेप्ट कहा है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट के दो पार्ट इन्होंने बताया। पहला जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसके एस्पेक्ट्स जो उसके स्वयं से रिलेटेड होता है, जैसे मैं क्या हूँ, मेरा नाम ये है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, जो कोई व्यक्ति अपने को किस तरह से डिस्क्राइब करता है उसको ही इन्होंने सेल्फ कॉन्सेप्ट कहा है। दूसरा आइडियल सेल्फ, जो व्यक्ति अपने क्या बनना चाहता है, कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो व्यक्ति अपने अंदर डेवलप करना चाहता है, आगे क्या बनना चाहता है, वो उसका आइडियल सेल्फ कहलाता है। नेक्स्ट जो है डायनेमिक ऑफ पर्सनैलिटी। डायनेमिक ऑफ पर्सनैलिटी में प्रत्येक व्यक्ति में एक एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति अपने को आगे से आगे ग्रो करना चाहता है, हाईएस्ट लेवल पे पहुंचना चाहता है। ठीक है, जो ये टेंडेंसी उसको मोटिवेशनल या अभिप्रेरणा का काम करती है। अपनी वो कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यताओं को, अपनी क्षमताओं को विकसित करने की कोशिश करता है और ये बाय बर्थ उसको मिली होती है, जन्मजात प्रवृत्ति होती है और वो अपने को एनहेंस या ग्रो करता है। रॉजर्स के अनुसार व्यक्ति में दो मुख्य तरह की नीड्स होती हैं जिसको अपने बिहेवियर या लक्ष्य तक पहुंचता है। पहली नीड जो उन्होंने बताई है मेंटेनेंस नीड और दूसरी है एनहेंसमेंट नीड। मेंटेनेंस नीड वो होती है जो व्यक्ति अपने को ठीक से मेंटेन रखने के लिए उसको ज़रूरत होती है, जैसे हंगर नीड, सिक्योरिटी नीड, थर्स्ट नीड एटसेट्रा। जैसे मैस्लो की भी आपको याद होगी, उन्होंने नीड हायरार्की थ्योरी बताई है। ये बायोलॉजिकल नीड से की तरह से ही होती हैं। सेकंड जो है एनहेंसमेंट नीड। एनहेंसमेंट एक तरह से साइकोलॉजिकल नीड्स हो जाती हैं जो व्यक्ति को आगे अचीव करने के लिए, ग्रो करने के लिए, अपने लाइफ में हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए उसको मोटिवेट करती है। एग्जाम्पल जैसे क्यूरियोसिटी है, फ्रेंडशिप करना, अचीव करना एटसेट्रा। थर्ड एस्पेक्ट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो इन्होंने रॉजर्स ने कोई स्टेजेस नहीं बताई थी, जैसे फ्रॉयड ने स्टेजेस बताई थी, इन्होंने कोई बताया कि पर्सनैलिटी डेवलप होने की कोई स्टेजेस नहीं होती है। और जब व्यक्ति के एक्सपीरियंस में तथा उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट में कोई अंतर नहीं रह जाता है तो व्यक्ति में एक हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। अगर हम इस थ्योरी की इवैल्यूएशन करें तो ये थ्योरी बहुत ही अच्छी है। इसकी साइकोथेरेपी में बहुत ही यूज़फुल मानी जाती है। जो मेंटल पेशेंट्स होते हैं उनके लिए क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी ये लोग यूज़ करते हैं, जो बहुत ही पॉपुलर हुई है, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। और उसके बाद जो है व्यक्ति अपने को किस तरह से अपने पोटेंशियल को ग्रो करता है उसकी बात बहुत अच्छी इन्होंने बताई है और एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। तो इस तरह से हमारी जितनी भी थ्योरीज हैं यूनिट 4 एक तरह से हमारा समाप्त होता है। इसमें कि आपको केवल जो बचा है पॉइंट वो बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स हैं, वो आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा और अगर नहीं समझ में आए तो हमसे पूछिएगा भी। आपको करना क्या है, जितनी भी थ्योरीज हैं सबके जो मेन पॉइंट्स हैं उसको आपको ज़रूर याद कर लेना है कि किसने कौन सी बात कही थी। कलेक्टिव अनकॉन्शियस किसने कहा था और फिनोमेनोलॉजी किसने कही थी, ईडीगो सुपर ईगो किस थ्योरी ने कहा था। तो इसको आपको कॉन्सेप्ट और उसके थ्योरिस्ट का नाम ज़रूर मालूम होना चाहिए। ओके, ये हमारा ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।